हम तो ना 3 में ना 13 में मारा, हम तो वो मरासी वाला भी नहीं है। कश्मीर पे प्रेस रिलीज नहीं जारी करवा सके तो इस पे क्या भाई साहब वो करवाएंगे? मरासी वाली बात ही है ना कि फिर मैं ना ही समझा चौधरी ना ही साहब, समझा। तो वो मानते तो ना ही समझ बैठे हैं। हम क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे? हमसे मुराद है कि मुस्लिम दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो है, जो थिंकर जो है, वो ये फ्रेंच को क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे कि जनाब हमारी क्या अहमियत है इस हस्ती के हवाले से जिसका आप मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। दुनिया भर में राइटिस्ट क्रिश्चियन कुछ ऐसे लीडर, मैं नाम नहीं किसी मज़हब के हवाले से किसी का लेना चाहता, लेकिन नस्ल परस्ती और मजहबी तासुब के हवाले से जो इंतहा पसंदी है वो एलिमेंट्स हमारे सामने आए हैं। उसमें आप यूरोप पे देख लें, ये ट्रंप मॉडल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे मोदी मॉडल जो है इंडिया में आया बीजेपी का, आरएसएस का, इसी तरह से ये हमें यूरोप में भी नजर आना शुरू हुआ। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक ऐसे सरबराहान वहाँ पे और ऐसी जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ऐसी पार्टियाँ इक़्तिदार में आ रही हैं जो अपना वोट बैंक लेती हैं अपने अपने मखसूस एक हल्के से, नजरियात से। हम दुनिया भर से दहशतगर्दों को, टेररिस्टों को, इंतहा पसंदों को लेकर आए थे अफगानिस्तान में, और फिर हम जब वहाँ तबाही हुई तो हम निकल गए वहाँ से। सो ये चीज़ें हैं। और अब हम जब ये बात कह देते हैं कि जी इसके पीछे भी यहूदियों की साजिशें होगी, तो इन यहूदियों के साथ फिर हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक उनके साथ मिल रहे हैं। तो जब तक आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप मुश्तरका तौर पे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, इसमें आपको कोई इस तरह का फायदा नहीं होगा। बल्कि भारत में देखिए ना जो बम्बे में हो रहा है कि मुसलमानों का नाम लेके सेकंड क्लास उनको सिटीजन का दर्जा देके, और ये कि रिहायशी इलाकों में जानवरों का, मुसलमानों का दाखिला बंद है, यहाँ तक तो वहाँ पोस्टर आवेजा किए गए। तो ये इस बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल समझना होगा, इसको समझना होगा। लेकिन समझाए कौन? जो डायलॉग किसी ज़माने के अंदर मोहम्मद अली जौहर किया करते थे, जो डायलॉग अल्लामा इकबाल किया करते थे जर्मनी में जाके, जो डायलॉग जो थे वो हमारे ये बड़े लोग करते थे, हालांकि उस वक्त गुलाम थे। अगर हम उसको उस तरह देखें तो ये डायलॉग अब क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा सर? देखें, ये मामला जो है ना इश्ताल दिलाने वाला, ये शुरू हुआ इंडिया से। अगर आपको याद हो बंगलोर के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक जो है वो उनके पॉलिटिशियन ने फेसबुक के ऊपर चीजें डाली, फिर उसके घर के ऊपर हमला हुआ, थाने के ऊपर हुआ, लोग इश्तियाल के अंदर आए। अब ये एक टेस्ट केस था, और फिर इस टेस्ट केस को इंडिया की बजाय, चूंकि वहां पे मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद थे और रिस्पॉन्स भी देखा गया, तो उसके बाद फिर ये फ्रांस चला गया, और फ्रांस ने एक पैटर्न के तहत जो है ये शुरू कर दिया। और वजह क्या है इसकी? वो अरबों डॉलर की, अब वो अपनी मईशत बचाने के लिए फ्रांस जो है इंडिया के साथ उसका नेक्सेस है, अरबों डॉलर का असला जो है वो इंडिया को बेच रहा है। जब से इंडिया के साथ इनकी डिफेंस डील्स हुई हैं, और ये सबसे बड़ी परचेज है राफेल और कुछ और इक्विपमेंट जो मिलिट्री का इन्होंने वहां से खरीदा है, इस वक्त तक पिछले 1 साल के अंदर ये सबसे बड़ी डिफेंस डील थी, परचेज थी, पैसों के हवाले से अगर आप इसको जज करें। तो उसके बाद से फिर फ्रांस के अंदर बाकायदा ये एक मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया गया। दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि जी मुसलमान जो है वो बड़े इंतहा पसंद हैं। और अगर आप ये देखें कि जितने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बिलखसूस ट्रेंड्स बन रहे हैं इस हवाले से, वो सारे के सारे उनको इंडिया लीड कर रहे हैं, फ्रांस लीड नहीं कर रहा, या फ्रांस के अंदर से जो है वो सोशल मीडिया लीड नहीं कर रहा। यानी वो पाकिस्तान ने अपने लोगों के सेंटीमेंट का भरपूर तरीके से जो है वो इजहार किया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी और फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, वज़ीर ख़ारजा, अपोजिशन, सारे के सारे इसके ऊपर बेयक ज़बान है। लीड तुर्की ने किया सबसे पहली स्टेटमेंट, और वहां से उन्होंने अपना एम्बेसडर विड्रा किया है। अब इंडिया ने ये इतला दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से भी फ्रांस जो है वो अपना एम्बेसडर विड्रा करे। अब ये नेक्सस जो है एक्चुअली इसको दुनिया के सामने बेनकाब करने की जरूरत है कि पहले ये इंडिया से शुरू होता है, फिर फ्रांस पहुंचता है, फिर फ्रांस की गवर्नमेंट उसको छतरी फराहम करती है। तो ये दुनिया को तकसीम कौन कर रहा है? और जिस तरह अजीत देवल ने कल बात की कि जी हम रीजन के अंदर ना सिर्फ अपनी हदूद के अंदर बाहर भी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गए। तो देखिए ये जंग अकेला जा रहा है, इस रीजन को, हमारे रीजन को पूरी दुनिया के अंदर एक इश्तियाल पैदा किया जा रहा है, और इसका टारगेट जो है वो मुसलमान होंगे।
बाकी दुनिया को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ऐसी सूरत के अंदर मुझे तो ये पूरा मंजरनामा ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये देखें कि ये मतलब कि ये तो दुनिया अमन का गहवारा नहीं रहेगी अगर आप हमारी मतलब के सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत के बारे में इस तरह की वाहियात बकवासियात फरमाएंगे, तो फिर तो हम रद्द-ए-अमल में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा वो एक जुमला है, अपने मज़हब को छोड़ो नहीं और दूसरे के मज़हब को छेड़ो नहीं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे देखें, आपने जो बात की कि इंतहा पसंदी, लिबरलिज़म, ये वो सारा आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं थोड़ा सा इससे पहले हट जाता हूँ मौजू से, FATF क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? जी, आप उस पर से अंदाज़ा लगा लें। अगर हम अब भी अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं तो हमारे से बड़ा नाअहल, नामाकूल, बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। आप उसको हाईएस्ट लेवल पे उठाएं, OIC का इजलास बुलाएं या जो भी बुलाएं, खैर हमारे कहने से किसने आना है जी? हम तो ना 3 में ना 13 में मारा, तो वो मरासी वाला भी नहीं है। कश्मीर पे प्रेस रिलीज नहीं जारी करवा सके तो इस पे क्या वो मरासी वाली बात ये ना कि फिर मैं ना ही समझा चौधरी साहब, तो वो मामले तो ना ही समझ बैठे हैं। मामला ये है जी कि हम इतने कमजोर हो गए हैं मुस्लिम ममालिक। जाहिर है हमारे फ्रांस में महल है, उन महलों में क्या होता है जो हमारे शेखों के हैं, जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के जो जिनके महल है वहाँ पे, या स्पेन में है, वहाँ पे क्या होता है आपको भी पता है वो क्या करते हैं। मामला ये है रईस साहब कि हम चूंकि कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं और हमारे हाथ में अपने कुछ भी नहीं है, तो वो जो चाहते हैं वो हमारी जो सबसे, जिससे बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, उन्होंने उस हस्ती को छेड़ा है। आज ये पाक अफगान ट्रेड फोरम का आगाज हुआ है। किसी ज़माने में पाकिस्तान की जो बरामदात थी अफगानिस्तान को, वो $8 अरब से क्रॉस कर गई थी, अगर आपको याद हो, और अब ये तकरीबन $8 अरब रह गई हैं, तकरीबन $500 मिलियन के इर्द गिर्द है। अल्लाह करे इनमें इजाफा हो। लेकिन जिस तरह परली साइड के ऊपर वो तमाम गुड्स जो हैं जो पेशावर से जाया करती थी और कोयटा से जाया करती थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी लगवाई है इंडिया ने अंडर द पैट्रनेज ऑफ अमेरिकन्स। फाइनेंसिंग जो थी वो अमेरिकन थी थ्रू इंडियन NGOs। वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ लगवा दी गई, यानी पोल्ट्री फार्म्स वहाँ पे बनवा दिए गए ताकि पाकिस्तान से जो रोज़मर्रा एक्सपोर्ट्स जो थी वो ना जा सकें। और दूसरी बात यह कि हम भी तो बहुत अक्लमंद आदमी है ना, यहाँ पे एक पटाखा फूटता है और हम जो है बॉर्डर बंद कर देते हैं, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला। और ये जो अहमकाना पॉलिसी है, ये जो स्टबराना पॉलिसी है, इसने भी हर्ट किया है। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हमें अपनी गलतियां दूर करनी है। आपने तो जुलाई में अभी परमिशन दी थी, जो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मुआहदा है कि अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड थ्रू वाघा बॉर्डर आपने खुलवाई है ना। ये 15 जुलाई को मेरा ख्याल है शायद ये फैसला हमने, बल्कि 15 जुलाई से ओपन की थी ये ट्रेड जो है, जिस पे पाबंदी लगाई हुई थी पाकिस्तान ने, तो हमने उनका मुतालबा मान लिया। तो अब अफगानिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है, इसको पाकिस्तान किस तरह से चैलेंज कर सकता है, उसको किस तरह से उससे आगे किस तरह पाकिस्तान बढ़ सकता है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है आपका, हमारे यहाँ जितना माल अफगानिस्तान की तरफ जाता है उसमें ज़्यादा इलीगल माल जाता है, स्मगलिंग होती है, उस स्मगलिंग को हम रोक नहीं पाते, वहाँ से जो सामान आता है वो स्मगलिंग होती है। अब जाहिर है कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान स्मगलिंग नहीं होती, उनके दरमियान जितनी भी ट्रेड है वो लीगल है क्योंकि उनका फासला है। अब उस लीगल ट्रेड में जो सामान वहाँ से आता जाता है वो उनकी ट्रेड में शुमार होता है, हमारा वो किसी खाते में नहीं जाता। दूसरी बात यह कि हमारे पास अफगानिस्तान को देने के लिए है क्या, हमारी ऐसी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस चीज़ में है